राजस्थान में एक छोटा सा शहर है बीकानेर। और बीकानेर में क्या है कि एक कम्युनिटी रहती है जो उस्ता है। उस्ता कम्युनिटी क्या है कि एक आर्ट के नाम से क्या है कि जानते हैं, जो क्या है कि एक उस्ता कम्युनिटी करती थी, जिसमें कुछ ट्रेडिशनल फूल और डिज़ाइन हैं जिनसे क्या है कि उस्ता कला को पहचाना जाता है कि ये उस्ता आर्ट है। The Usta craftspersons reside in Ustoka Mohalla, which is a popular landmark in Bikaner. सबसे पहले जो उस्ता लोग आए थे उनका काम है जूनागढ़ किले के अंदर जो महाराजा राय सिंह जी का जो महल बना हुआ है, यानी चंद्र महल, तो उसमें चंद्रमा के जो रंग होते हैं, उसकी जो कलाएं हैं, वो सारी उसमें झलकाई हैं उस महल के अंदर। हम लोग इतने सौभाग्यशाली हैं कि बीकानेर में लाल पत्थर की 1000 हवेलियां बनी हुई थी। 1000 हवेलियों का शहर बीकानेर संसार में कहीं नहीं था। Originally done on walls and ceilings, today Ustakala has adapted itself to various scales of work, ranging from ornamentations of interior spaces to miniature models and small-scale objects to restoration of ancient monuments. Patronage has played a crucial role in supporting the craft throughout the years. I think the journey started around 1984-85. That's when we got these Usta brothers together and started work here in this Haveli. So Usta work has many facets. For a simple thing like outlining, which is called syahi. That syahi is, not everyone can do syahi beautifully. Haskar ji, जिनका यहाँ पर बहुत काम है, आप उनका काम देखें, स्याही देखें. In the blue drawing room, for instance, you know, which is blue, gold and inking. इसको inking बोलते हैं, outlining. And see how well it's done. कि वो ब्रश से किस तरह से करते हैं. स्याही में भी कहीं जाकर मोटा हो सकता है, कहीं एकदम पतला रह सकता है. कितनी मेहनत होती है इसमें. कलाकार नींव का एक पत्थर बन गया है जो दिखाई नहीं देता. जैसे फिल्म के अंदर डायरेक्टर नज़र नहीं आता. चैलेंज ये है कि सर अभी के जो सबसे पहले हमारे जो काम में आने वाली चीज़ें हैं, जैसे सोने का वर्क है, वो बहुत आसमान को छू रहा है. तो वो कलाकार की पहुंच से बहुत दूर है, तो महंगा हो गया बहुत. तो ख़रीदार भी जब चीज़ बनेगी तो वो भी महंगी बनेगी, तो उसके कम हो गए. कारीगर तो देखो जब मार्केट के अंदर डिमांड होगी, जिस चीज़ की चलस होगी, तो कारीगर तो अपने आप भी आ जाएंगे और भी कलाकार पैदा हो जाएंगे उसमें. और भी बहुत सारी हैं जैसे काम करने का, जैसे मौसम का असरात होते हैं. ज़्यादा ठंड है हमारे यहाँ, तो ठंड के अंदर काम नहीं हो सकता. ज़्यादा गर्मी है तो गर्मी के अंदर भी हम नहीं कर सकते साहब उसके अंदर. और आंधियाँ हैं जो सबसे यहाँ की जो तपती हुई आंधियाँ चलती हैं लू के मौसम के अंदर, तो उसके अंदर भी हम काम नहीं कर सकते. उसके अंदर थोड़ी दिक्कत आती है. The Ustad scheme is a central sector scheme of the Ministry of Minority Affairs, which was launched in 2015-16. And Ustad stands for upgrading the skills and training in traditional arts and crafts for development. The National Institute of Design has been a knowledge partner of the scheme since it was launched. बहुत बेसिक डिज़ाइन कॉन्सेप्ट है जिसे हम फॉर्म कहते हैं. तो फॉर्म जो हम जैसे कोई शेप देखते हैं, लेट्स से मैंने एक त्रिकोण बनाया या मैंने एक सर्कल बनाया, इसे हम शेप कहते हैं क्योंकि ये 2D है. मैं इसको कहीं से भी देख रही हूँ चपटा ही रहेगा. मतलब उसको देखिए एक तरफ से रहेंगे, या तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे, वो प्लेन है. जब कोई चीज़ 3 आयामी बन जाती है तो उसे हम फॉर्म कहते हैं. लेट्स से कि हमने ये फॉर्म चुन लिया, हम इस पे काम करना, ऐसा हम लैम्प बनाना चाह रहे हैं, तो ये बना हमारे पास ऐसा फॉर्म. अलग अलग चीज़ें बन सकती हैं. इसके ऊपर ट्रेस करके इसमें अलग अलग रंग भर दें
तो 2-3 मैंने ऑप्शन भर दिए कि ऐसा 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 मैं रंग यूज़ करना चाहती हूँ, और फिर उसके ऊपर हमने पैटर्न वाला ट्रेसिंग पेपर अलग से लगा दिया, तो हम जज कर सकते हैं। Artisans were also provided with a craft map outlining the connections between these various vendors and a design tool that could serve as a guidebook to develop various product combinations. So we approached the project with this idea of coming up with systemic objects. When we say systemic objects, objects that really emerge out of the context and are not force-fitted by an external agency or a trend or what's happening in international market. It's the context itself telling us what we should be making. It was sort of a jugalbandi between the designers and the artisans. It has never been a one-way street, and I think that's what is the most exciting part of the project also, where the base is being given by the designer and the ustad comes and then composes, and then we are having these conversations about narratives, and this is where the real potential of the craft unfolded for the entire team. While working through the story of this collection, I decided to work on the very peculiar kind of composition, something which is there, but something with a twist, The kind of colors course we also did with them to understand what is the jewel, what they have been doing since now. And now if they have to make a new scheme altogether, what will they make? So through that exercise, they also understand their USP, which is their genre of coloring, and now the new genre of coloring, which is pastels, muted tones, monotones. So they kind of merged together, and then we brought something that is not common you find in the market. A key intervention during the third workshop was connecting the artisans to local vendors with an attempt to establish a collaborative craft ecosystem in the city. So over these 3 workshops that have been conducted with the artisans, we have tried to work with different crafts, which is metals, ceramics, glass, wood, to see what material is going to be best, which would be able to hold the craft and would be able to have a good life in terms of the longevity of the product. So, we worked with a jutti maker who does leather work. We used leather handles in a product. We worked with local lathe turners and woodworkers who develop the wooden forms. And of course sandstone. I mean, Rajasthan is famous for the sandstone, so it is very easily available to them and at very basic rates. And they are in this industry for so long, they actually have a lot of friends and family who are working in that sector. So a lot of them we got in touch with also because of the artisans' help. So, that way it was very interesting how they have all these materials at their disposal. So we actually wanted to show them how they can take that material and make a very simple form and take it forward without having to go out of the city and get materials. So that was another aspect that we were looking at. Range of products developed during these workshops include home decor accessories like mirror frames, bookends, vases, candlestick holders, lampshades, wall clocks, as well as architectural miniatures. आज तक देखा था कि उसका कला सिर्फ दीवारों या फोटो फ्रेम इन पे होती, नहीं, इससे भी अलग चीज़ों में कर सकते हैं और नई डिज़ाइन में नई कलर कॉम्बिनेशन के साथ भी हम उसका कर सकते हैं। ये इसका मोटिव है NID का कि आप अपनी कला से थोड़ा बाहर निकल के दूसरी कला को भी कॉम्बिनेशन जोड़ के और उसको बाहर प्रदर्शन करें। तो अभी हम बीकानेर में कर रहे हैं, हम राजस्थान के और भी काफ़ी क्लस्टर्स में किए हैं, मणिपुर होके आए, केरला में। तो हमारे लिए भी एक ये बहुत बड़ा मौका होता है। आप सोचिए, आपकी कारीगरी के साथ हम जुड़े हैं, फिर दूसरी जगह जाके किसी और कारीगरी, हम भी उसमें से कितना सीखते हैं। हमारे लिए भी एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी और मौका होता है कुछ नया सीखने के लिए। तो ये दोनों तरफ की बात है। और ऐसा सुनने में आया कि जो मनोज का जो एम्बोस वर्क जो हम कर रहे हैं, ये उस टाइम में लेडीज़ लोग किया करते हैं। अच्छा। घर पे बैठ के। बाकी तो ये सब काम जैसे मिनिएचर पेंटिंग का और जो मंदिरों में और हॉल में वगैरह वो काम सब क्या है कि आदमी लोग हैं।
क्योंकि वो ट्रेडिशनल मेथड ना वो कहीं वो क्लाइमेट सब कुछ को नज़रिए में रख के इवॉल्व हुआ है ना। आप जो अभी अगर प्लास्टर या कुछ भी यूज़ कर रहे हैं ना, वो उसकी लाइफ उतनी नहीं रहेगी जितनी मनोवत की रहेगी। और वो प्रोसेस सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें परंपरा फॉलो करनी है, पर हमें पता है कि परंपरा के साथ जो निकल के आया है ना, वो पूरी तरह टेस्टेड है। तो वही आप जितना हो सके सबको वही यूज़ करना चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ, यहाँ पे भी क्या है कि एक क्लास हुई जिसमें हमको क्या है कि फ़ोटोग्राफी के लिए भी बताया गया कि कैसे हम अपना जब प्रोडक्ट तैयार करते हैं उसको क्या है डिस्प्ले कैसे करना है, कैसे उस तरीके उसकी फ़ोटोग्राफी करनी है। और हम कुछ क्या है कि आइटम हैं वो तैयार करते हैं, तो वो अगर सेल कर देते हैं तो वो कोई बाहर ले जाएगा, तो वो मार्केट में या क्या है कहीं पे तो वो आएगा नहीं। तो ये हमें एक नया एक्सपीरियंस हुआ कि उसको फ़ोटो के ज़रिए हम क्या है कि उसको आगे सोशल मीडिया पे या किसी पे भी उसको दे सकते हैं और आर्काइव भी कर सकते हैं उसको। वो हमारे लिए फ्यूचर में और आने वाली पीढ़ी के लिए एक रहेगा कि हमारे फॉर फादर हैं वो कैसे इस तरीके से कैसा काम करते थे, किस तरीके से करते थे। थर्ड वर्कशॉप के अकॉर्डिंग मुझे एक उस्ताद फैमिली मिल गई जिसके साथ मैं बहुत अच्छे से कनेक्ट हुई। मुझे उस्ताद के एक्चुअल जो उनकी जो ट्रेडिशनली चीज़ें थी वो बहुत बारीकी से मिली, क्योंकि उस्ताद सारे थे मेरे साथ में और उनके साथ और NID की टीम के साथ, क्योंकि NID ऑब्वियसली डिज़ाइनिंग को बिलोंग कर रही है, तो उस डिज़ाइनिंग्स के साथ में उस्ताद मिल गए और वो सारी चीज़ें एक ही छत के नीचे मुझे मिल गई। तो मेरे लिए तो वो कहते हैं ना, एक चीज़ जिसको आप पाने की शिद्दत कर रहे होते हो और फिर वो पूरी शिद्दत एक साथ कंप्लीट हो जाती है, तो वो शिद्दत आज मुझे पूरी एक कॉम्पोजिशन बोल सकते हैं उसकी तरह कंपोज हो गई मेरी लाइफ के अंदर। These workshops allowed artisans who usually work alone in their workshop to work together in a group setting. This encouraged a process of co-creation among them. Ustakala, being a highly ornamental craft, is very time consuming. The product range developed, along with integrating new materials, introduced a new motif vocabulary which could help artisans reach newer markets and sustain their craft in the long run.